हाँ, शुरू किया जाए। सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में हमारे आपके बीच पर चर्चा हो रही थी। तो देखा जाए सेल ऑर्गेनेल्स में, मान लेते हैं यहाँ पर मैंने सेल बताई थी तुम्हें। सपोज करिए ये सेल अपनी है, इस प्रकार से मान लेते हैं सेल है। अगर एनिमल सेल है तो सबसे आउटर कवरिंग कौन सी है? सेल मेम्ब्रेन है। ये क्या कहलाती है? सेल मेम्ब्रेन कहलाती है। आउटर कवरिंग क्या है? सेल मेम्ब्रेन। तुम्हें मैंने बताया एनिमल सेल में न्यूक्लियस कहाँ पर पाया जाता है? सेंटर में पाया जाता है। इस प्रकार से न्यूक्लियस कहाँ पर लोकेटेड है? सेल के सेंटर में लोकेटेड है। ये बात तुम्हें याद रखना है। और न्यूक्लियस मैंने तुम्हें बताया 4 चीज़ों से मिलकर बना होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, ये न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, और न्यूक्लियोलस होता है, और इसके अंदर क्रोमैटिन रेटिकुलम का नेट पाया जाता है। तो इसे क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं। ये क्या कहलाता है? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के बाहर जो फ्लूइड भरा होता है उसे क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो इस समय जो हम बना रहे हैं ये सब क्या है? साइटोप्लाज्म कहलाता है। साइटोप्लाज्म कहलाता है। न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म दोनों को मिलाकर क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। ये प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। और तुमको मैंने बताया प्रोटोप्लाज्म टर्म किसने यूज किया था? पुरकिंजे ने यूज किया था। प्रोटोप्लाज्म को फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड किसने किया था? डुजार्डिन ने डिस्कवर्ड किया था। और डुजार्डिन ने प्रोटोप्लाज्म को क्या कहा था? सार्कोट कहा था। और हक्सले ने प्रोटोप्लाज्म को क्या कहा था? फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ कहा था। क्या कहा था? फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ कहा था। दूसरी बात देखा जाए, कभी भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। पूछा जाए सेल के अंदर ऑल एक्टिविटीज़ कहाँ पर होती हैं, रिएक्शन कहाँ पर होती हैं? तो सेल के साइटोप्लाज्म में होती हैं। तो कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए सेल के अंदर एक्टिविटीज़ कहाँ पर होती हैं, रिएक्शन कहाँ पर होती हैं? तो सेल के साइटोप्लाज्म में होती हैं। दूसरी बात देखा जाए, अब तुम्हें हम बताने जा रहे हैं, यहाँ पर अगर जो हम देखें आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेकर के, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेकर के इस प्रकार से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेकर के सेल मेम्ब्रेन तक क्या पाया जाता है? एक नेट पाया जाता है। जो नेट पाया जाता है, इस प्रकार से जो नेट पाया गया उसे क्या कहते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। क्या कहते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। इस प्रकार से ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाता है। तो इसको क्या कहते हैं? ईआर कहते हैं। और ईआर मैंने तो एक तरफ बनाया है, पूरी सेल के अंदर एक नेट के रूप में फैला रहता है। और इस नेट के बीच बीच में सेल ऑर्गेनेल्स फंसे रहते हैं। और इसी कारण से चाहे हम बैठें, चाहे सोएं, चाहे दौड़ें, कुछ भी करें, सेल ऑर्गेनेल्स अपनी जगह पर फिक्स रहते हैं। तो ये नेट के फॉर्म में पाया जाता है। और नेट के फॉर्म में पाया जाता है, इसका मतलब सेल का एक स्केलेटन भी बनाता है, कंकाल बनाता है। दूसरी बात देखा जाए, कुछ ईआर की सरफेस पर, यहाँ पर जो न्यूक्लियस के पास में ईआर होते हैं उनकी सरफेस पर इस प्रकार से राइबोसोम अटैच होते हैं। राइबोसोम अटैच होने के कारण इनकी सरफेस कैसी होती है? रफ दिखाई देती है, खुरदुरी होती है। जैसे तुम 2-4 दिन स्नान न करो तो अपनी स्किन कैसी हो जाएगी? खुरदुरी हो जाती है, रफ हो जाती है। तो चूँकि इनकी सरफेस पर राइबोसोम पाए जाते हैं, इसीलिए इन ईआर को क्या कहते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। क्या कहते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। तो ये RER का मतलब होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये कहाँ पर पाए जाते हैं? सेल के सेंटर में, साइड में पाए जाते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पास पाए जाते हैं। एक बात और तुमको याद रखना है, RER जनरली ऐसी सेल्स में पाए जाते हैं जहाँ पर प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि RER कहाँ पर पाए जाते हैं? तो उन सेल में पाए जाते हैं जहाँ पर प्रोटीन की सिंथेसिस होती है।
दूसरी बात देखा जाए, कुछ ईआर की सरफेस पर राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं। जिन ईआर की सरफेस पर राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? एसईआर कहते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल के पेरिफेरल रीजन में पाए जाते हैं, बाहर की तरफ पाए जाते हैं। और ये प्रायः ऐसी सेल में पाए जाते हैं जहाँ पर लिपिड की सिंथेसिस होती है या स्टेरॉयड हार्मोन की सिंथेसिस होती है। उन सेल में क्या पाए जाते हैं? एसईआर पाए जाते हैं। दूसरी बात देखा जाए, आरईआर और एसईआर दोनों को मिलाकर क्या कहते हैं? ईआर कहते हैं। इसका मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कितने टाइप के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पर राइबोसोम पाए जाते हैं। अब प्रश्न आता है, राइबोसोम ईआर की सरफेस पर किसके द्वारा जुड़े रहते हैं? तो एक प्रोटीन होती है, जैसे राइबोफ्लोरिन प्रोटीन कहते हैं। तो राइबोफ्लोरिन प्रोटीन के द्वारा राइबोसोम ईआर की सरफेस से अटैच रहते हैं। दूसरी बात देखा जाए, आरईआर ऐसी सेल में पाए जाते हैं जहाँ पर प्रोटीन की सिंथेसिस होती है या जिन सेल में प्रोटीन हार्मोन की सिंथेसिस होती है उनमें आरईआर पाए जाते हैं। सेल के बाहर की तरफ पेरिफेरल रीजन में एससीआर पाए जाते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि इनकी सरफेस पर राइबोसोम एब्सेंट होते हैं। तो इनकी सरफेस पर राइबोसोम एब्सेंट होते हैं। ये क्या है? राइबोसोम है, राइबोसोम कहलाते हैं, राइबोसोम कहलाते हैं। और एससीआर के ऊपर राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं। और एससीआर प्राय ऐसी सेल में पाए जाते हैं जहाँ पर लिपिड या स्टेरॉयड हार्मोन की सिंथेसिस होती है, उन सेल में ये पाए जाते हैं। प्रश्न आता है, अगर तुमसे पूछा जाए फंक्शन ऑफ ईआर क्या होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शन क्या होते हैं, तो पहला तुमको मैंने यही बताया है। इसमें क्या होता है, सेल का एंडोस्केलेटन बनाते हैं, क्योंकि पूरे सेल के साइटोप्लाज्म में एक नेट के फॉर्म में फैले रहते हैं। दूसरा काम क्या होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन की सिंथेसिस करता है और एसईआर लिपिड या स्टेरॉयड हार्मोन की सिंथेसिस करता है। नेक्स्ट एसईआर ही क्या काम करता है, टॉक्सिक सब्सटेंस को नॉन टॉक्सिक सब्सटेंस में कन्वर्ट करता है। कौन? एसईआर टॉक्सिक सब्सटेंस को नॉन टॉक्सिक सब्सटेंस में कन्वर्ट करता है, एसईआर। तो ये काम किसके होते हैं? ईआर के होते हैं, जो सेल के अंदर पाए जाते हैं। और तुम्हें बताएं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है सारी यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाया जाता, ये बात तुम्हें याद रखना है। और तुम्हें बताया कि प्रोकैरियोटिक सेल में के अंतर्गत कौन कौन सा आता है, बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी आते हैं। कौन कौन आते हैं? बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी आते हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल में ये नहीं पाए जाते हैं ईआर। और एक बात बताएं, ओल्ड सेल के अंदर ईआर कम पाए जाते हैं, लेस डेवलप होते हैं, लेकिन यंग सेल्स में या मेरिस्टेमेटिक सेल्स में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो वेल डेवलप होता है। कल तुमको मैंने बताया था क्रोमोसोम्स के बारे में भी मैंने बताया था, 4 प्रकार के थे। एक कौन सा था? मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स, दूसरा एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स, और तीसरा सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स, और नेक्स्ट एसेंट्रिक क्रोमोसोम्स। ये सब पढ़ लिए होंगे। आगे बात देखा जाए, गोल्जी कॉम्प्लेक्स के बारे में देखा जाए, गोल्जी बॉडीज़ के बारे में देखा जाए, दूसरा सेल ऑर्गेनेल्स। गोल्जी कॉम्प्लेक्स क्या होता है? इस प्रकार से सैक लाइक फ्लैटेंड स्ट्रक्चर का बना होता है। ये जो फ्लैटेंड सैक लाइक स्ट्रक्चर होती है, इनको क्या कहते हैं? सिस्टर्नी कहते हैं। क्या कहते हैं? एक को क्या कहेंगे? सिस्टर्नी, और सभी को मिलाकर क्या कहते हैं? गोल्जी बॉडी कहते हैं। ये क्या कहलाती है?
गोल्जी बॉडी कहलाती है। ये गोल्जी बॉडी कहलाती है, ये बात तुम्हें याद रखना है। अच्छा, ये कहाँ पर पाई जाती है? न्यूक्लियस के पास में पाई जाती है। दूसरी बात देखा जाए, अगर एक सिस्टर्नी को हम बाहर निकाल कर लाएं तो एक को क्या कहते हैं? सिस्टर्नी कहते हैं। अगर एक को बाहर निकाल कर लाते हैं तो इस प्रकार से कार्नर मुड़े हुए हैं। कार्नर मुड़े होने के कारण इसमें दो फेस डेवलप हो जाते हैं, एक कॉन्वेक्स फेस है और दूसरा कॉनकेव फेस। तो इसको क्या कहते हैं? कॉन्वेक्स फेस कहते हैं। ये कॉन्वेक्स फेस कहलाता है, फेस कहलाता है, या इसी को क्या कहते हैं? सिस फेस कहते हैं, सिस फेस कहते हैं, या इसी को क्या कहते हैं? फार्मिंग फेस कहते हैं, फार्मिंग फेस कहते हैं। और एक जो दूसरा फेस डेवलप होता है इसे क्या कहते हैं? कॉनकेव फेस कहते हैं। तो ये वाला फेस क्या कहलाता है? कॉनकेव फेस कहलाता है, कॉनकेव फेस कहलाता है, या इसी का दूसरा नाम है ट्रांस फेस कहते हैं। ये ट्रांस फेस कहलाता है, या इसी को क्या कहते हैं? मैच्योरिंग फेस कहते हैं। ये मैच्योरिंग फेस कहलाता है, ये मैच्योरिंग फेस कहलाता है। तो इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? सिस्टर्नी कहते हैं। ये सिस्टर्नी कहलाती है, ये सिस्टर्नी कहलाती है। तो एक सिस्टर्नी को हम बाहर निकाल कर लाते हैं तो देखते हैं इसके किनारे कैसे कुछ टिल्ट होते हैं, मुड़े हुए होते हैं, जैसे कप या प्याले लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है। और इसमें दो फेस डेवलप हो जाते हैं, एक कॉन्वेक्स फेस है, कॉन्वेक्स फेस को ही क्या कहते हैं? सिस फेस कहते हैं, या इसी का दूसरा नाम फार्मिंग फेस। और ये किधर होता है? टूवर्ड न्यूक्लियस होता है, मतलब सिस फेस किधर होगा? न्यूक्लियस साइड में होता है। और दूसरा फेस कौन सा है? कॉनकेव फेस, या इसी को क्या कहते हैं? ट्रांस फेस कहते हैं, या इसी को क्या कहते हैं? मैच्योरिंग फेस कहते हैं। और ये किधर होगा? सेल मेम्ब्रेन साइड में होता है, या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ होगा। तो कैमिलियो गोल्जी ने सबसे पहले गोल्जी बॉडीज़ को डिस्कवर्ड किया था, और गोल्जी बॉडीज़ भी केवल यूकैरियोटिक सेल में पाई जाती हैं, प्रोकैरियोटिक सेल में गोल्जी बॉडीज़ नहीं पाई जाती हैं। ये बात तुम्हें याद रखना है। प्रोकैरियोट के अंतर्गत बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा ये सब आते हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल में गोल्जी बॉडीज़ नहीं पाए जाते हैं, केवल यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं। दूसरी बात देखा जाए, गोल्जी बॉडीज़ का मेन फंक्शन क्या होता है? अच्छा, एक चीज़ और बताएं, सिस फेस और ट्रांस फेस एकदम अलग अलग होती है, डिफरेंट होती है, लेकिन इंटरकनेक्टेड होती हैं। अगर तुमसे पूछा जाए गोल्जी बॉडीज़ का मेन काम क्या होता है, तो मेन काम क्या होता है गोल्जी बॉडीज़ का? पैकेजिंग का होता है, पदार्थों को आपस में बांधने का होता है। तो कभी भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए गोल्जी बॉडीज़ का मेन काम क्या होता है? पैकेजिंग का होता है। दूसरा काम क्या होता है? सेक्रीशन का होता है, कोई न कोई मटेरियल ये सेक्रीट करती हैं। और तीसरा काम क्या होता है? जैसे सेल वाल मटेरियल, सेल वाल किसकी बनी है? सेलुलोज या हेमीसेलुलोज। तो सेलुलोज और हेमीसेलुलोज का प्रोडक्शन कौन करता है? गोल्जी बॉडीज़ करती है। तो कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए सेलुलोज और हेमीसेलुलोज का फॉर्मेशन कौन करता है, तो आपका आंसर होगा गोल्जी बॉडीज़ करती हैं। नेक्स्ट देखा जाए क्या है, अगली बात ये लाइसोसोम का फॉर्मेशन भी करती हैं। और नेक्स्ट क्या काम करती हैं? जैसे मेल गैमीट है, मेल गैमीट को क्या कहते हैं? स्पर्म कहते हैं। और स्पर्म के हेड पर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है, जैसे क्या कहते हैं? एक्रोजोम कहते हैं। एक्रोजोम का फॉर्मेशन भी कौन करता है? गोल्जी बॉडीज़ करती हैं। जैसे स्पर्म को देखो, तो ये मेल गैमीट, सपोज करिए ये स्पर्म हम बना रहे हैं, इस प्रकार से ये नेक है और ये टेल है। इस प्रकार से ये क्या है? ये स्पर्म है। इसे क्या कहते हैं? स्पर्म कहते हैं, या इसी को क्या कहते हैं? मेल गैमीट कहते हैं, मेल गैमीट कहते हैं।
मेल गैमीट कहाँ पर बनते हैं? टेस्टिस के अंदर बनते हैं। कहाँ पर बनते हैं? टेस्टिस के अंदर। और यहाँ पर क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। अब ये वाला पोर्शन क्या है? हेड कहलाता है। क्या कहलाता है? ये हेड कहलाता है। इतना पोर्शन क्या कहलाता है? तो ये तो हमने बना दिया ये हेड। और ये वाला पोर्शन क्या होता है? नेक होता है। नेक कहलाता है। और पीछे का पोर्शन क्या कहलाता है? टेल कहलाता है। टेल कहलाता है। और हेड के ऊपर यहाँ पर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है। और ये जो कैप लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है उसे क्या कहते हैं? एक्रोजोम कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्रोजोम कहते हैं। एक्रोजोम कहते हैं। इस पर कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। एक्रोजोम का फॉर्मेशन कौन करता है? तो आपका आंसर है गोल्जी बॉडीज़ करती हैं। और एक्रोजोम का काम क्या होता है? ये हेड को नष्ट होने से बचाता है। क्या काम करता है? जैसे अपन गाड़ी चलाते हैं, हेलमेट लगा लेते हैं, तो हेलमेट क्या करता है? हेड को नष्ट होने से बचाता है। वैसे ही एक्रोजोम क्या काम करता है? हेड को नष्ट होने से बचाता है। तो गोल्जी बॉडीज़ की डिस्कवरी किसने किया था? कैमिलियो गोल्जी ने किया था। और गोल्जी बॉडीज़ बहुत सारी वेरिएबल नंबर में सैक लाइक फ्लैटेंड स्ट्रक्चर की बनी होती हैं। जो सैक लाइक फ्लैटेंड स्ट्रक्चर होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? सिस्टर्नी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिस्टर्नी कहते हैं। और एक गोल्जी कॉम्प्लेक्स के अंदर सिस्टर्नी का नंबर कितना होता है? 3 से लेकर के 20 तक कुछ भी हो सकता है। अगर हम एक सिस्टर्नी को, अच्छा ये सभी सिस्टर्नी एक दूसरे के पैरेलल अरेंज होती हैं। कैसे? एक दूसरे के पैरेलल अरेंज होती हैं। सिस्टर्नी के कार्नर्स कुछ टिल्ट होते हैं और टिल्ट होने के कारण ये कप या प्लेट लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है। और इसमें 2 फेस डेवलप हो जाते हैं। एक कॉन्वेक्स फेस या सिस फेस या फार्मिंग फेस कहते हैं। और सिस फेस ये किधर होता है? न्यूक्लियस की तरफ होता है। दूसरा फेस कौन सा है? कॉनकेव फेस या ट्रांस फेस या मैच्योरिंग फेस है। और ये किधर होता है? सेल मेम्ब्रेन की तरफ होता है। और ये सिस फेस और कॉनकेव फेस इंटायरली डिफरेंट होते हैं लेकिन इंटर कनेक्टेड होते हैं। और तुम्हें मैंने बताया है गोल्जी बॉडीज़ के फंक्शन, इसका मेन काम क्या होता है? पैकेजिंग का होता है। पदार्थों को आपस में बांधने का होता है। जैसे लिपिड और प्रोटीन को जब आपस में बांध दिया जाता है तो लिपोप्रोटीन बनता है। लिपिड और कार्बोहाइड्रेट को जब आपस में बांध दिया जाता है तो लिपो कार्बोहाइड्रेट बन जाता है। उसके या कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन आपस में बन जाएगी तो ग्लाइकोप्रोटीन बन जाएगा। तो एक तो मेन काम क्या इसका होता है? पैकेजिंग का होता है। दूसरा काम क्या होता है? सिक्रीशन का होता है। तीसरा काम क्या होता है? सेल वॉल मटेरियल लाइक सेलुलोज एंड हेमीसेलुलोज की सिंथेसिस कहाँ पर होती है? गोल्जी बॉडीज़ में होती है। और नेक्स्ट बात मैंने बताया है लाइसोसोम का भी फॉर्मेशन कौन करता है? गोल्जी बॉडीज़ करती है। और नेक्स्ट बात मैंने बताया है कि स्पर्म का जो हेड है, हेड के ऊपर जो कैप लाइक स्ट्रक्चर पाई गई है इसे एक्रोजोम कहते हैं। और एक्रोजोम का फॉर्मेशन कौन करता है? गोल्जी बॉडीज़ करती है। तो ये गोल्जी बॉडीज़ के फंक्शन है। और गोल्जी बॉडीज़ की फर्स्ट टाइम डिस्कवरी किसने किया था? कैमिलियो गोल्जी ने किया था। 1898 में किया था। कैमिलियो गोल्जी ने डिस्कवर्ड किया था 1898 में। और गोल्जी बॉडीज़ किस में पाए जाते हैं? केवल यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में जनरली एब्सेंट होते हैं गोल्जी बॉडीज़। तो ये 2 सेल ऑर्गेनेल्स आज मैंने पढ़ाया। एक तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा गोल्जी बॉडीज़। ये 2 सेल ऑर्गेनेल्स मैंने बताए। उसके बाद में देखा जाए लाइसोजोम के बारे में देखा जाए तो लाइसोजोम देखा जाए, लाइसोसोम जनरली किस में पाए जाते हैं? एनिमल सेल में पाए जाते हैं। जनरली प्लांट सेल में एब्सेंट होते हैं। हमने एक शब्द बोला है जनरली, मैंने शब्द लगाया है, मतलब प्लांट सेल में भी कुछ प्लांट ऐसे हैं जिनमें लाइसोसोम मिल जाते हैं। जैसे इकॉर्डिया एक प्लांट है, एक्यूटिक प्लांट है, उसमें लाइसोसोम पाए जाते हैं। तो इकॉर्डिया में लाइसोसोम पाए जाते हैं। और इकॉर्डिया एक प्लांट है जिसमें लाइसोसोम की फर्स्ट टाइम डिस्कवरी किसने किया था? पी मेटाइल ने किया था।
वैसे जनरली लाइसोसोम किस में पाए जाते हैं? तुमको मैंने बताया एनिमल सेल में पाए जाते हैं। और इनका फॉर्मेशन कौन करता है? गोल्जी बॉडीज़ करती हैं। और कब बनते हैं? जब पैकेजिंग की प्रोसेस होती है उस समय लाइसोसोम का फॉर्मेशन गोल्जी बॉडीज़ के द्वारा किया जाता है। गोल्जी बॉडीज़ की फर्स्ट टाइम डिस्कवरी किसने किया था? डी डुवे ने किया था। दुबे नहीं, डी डुवे, DUVE। डी डुवे ने गोल्जी बॉडीज़ को लाइसोसोम को डिस्कवर्ड किया था। और लाइसोसोम जनरली ओनली फाउंड इन द एनिमल सेल्स बट एब्सेंट इन द प्लांट सेल। लाइसोसोम चारों तरफ से एक सिंगल मेम्ब्रेन के द्वारा बाउंडेड होते हैं। कैसे? सिंगल मेम्ब्रेन के द्वारा बाउंडेड होते हैं। या इसकी चर्चा अपन कल करते हैं, क्योंकि बहुत डिटेल बताना पड़ेगा। तो इतना खूब कस के पढ़िए, अपने दोस्तों को भी बताइए, जैसे उनको भी फ़ायदा हो। क्योंकि जिस उद्देश्य को लेकर के हमने क्लास शुरू किया है 9th-10th कि बहुत सारे बच्चे आज स्कूल, बहुत सारे क्या टोटल बच्चे स्कूल ना खुलने के कारण घर में बैठे हैं, जिससे आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सको। तो जैसे ये चैप्टर ख़त्म होगा हम केमिस्ट्री शुरू करेंगे, उसके बाद फिजिक्स शुरू करेंगे। मतलब टोटल कोर्स हम कराएंगे जैसे तुम्हारे स्कूल में कराया जाता है, और बहुत अच्छा कराएंगे, समझे? तो खूब सब लोग पढ़िए और अपने दोस्तों को बताइए, जैसे तुम्हारा भी फ़ायदा हो और तुम्हारे दोस्तों का भी फ़ायदा हो। ठीक है? और हमको मोटिवेट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। और कोरोना से थोड़ा सजग रहिए, लोगों से कम मुलाकात करिए, घर से कम बाहर निकलिए, घर में ही खेलें अपने भाई बहनों के साथ में, क्योंकि खेलना भी ज़रूरी है और पढ़ाई करना भी ज़रूरी है। तो ऐसा कुछ करें कि दोनों का इक्विलिब्रियम मेंटेन कर लें, पढ़ाई भी अपनी करो और खेल कूद भी करो और घर में ही रहो, कोरोना से सुरक्षित रखो। बेस्ट ऑफ लक, खूब पढ़ाई करिए। आज की सेवा इतनी, फिर अगली क्लास में अगली बात बताएं।